मेरे परिवार के लिए बड़ा ही मनहूस दिन होगा आज। ऐसे मातम की कल्पना तो मैंने कभी नहीं की थी। भोर की शांति अचानक से रुदन विलाप में परिवर्तित हो गई। रिश्तेदारों पड़ोसियों का तांता सा लग गया। मेरा छोटा भाई और चचेरे में मेरे भाई एक के बाद एक सभी दूर पास के लोगों को फोन लगाकर मेरी मृत्यु का सूचना दे रहे हैं। आज सुबह 8:45 मेरी मौत हो गई। आखिरकार उस भयंकर शारीरिक पीड़ा से छुटकारा मिल ही गया। मैं अपना शरीर त्याग कर ठीक हूँ, बहुत ही बेहतर स्थिति में। मेरी आत्मा और मेरा मन सही तालमेल में लग रहे हैं। गजब का हल्कापन महसूस हो रहा है। इतनी खुशी शायद जीवित रहते हुए कभी महसूस नहीं हुई मुझे। मुझे गुजरे हुए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, पर जिस पल मेरी मौत हुई सब कुछ बदल गया। अपनी बीवी और 3 बच्चों को मेरी लाश के सामने बिलखता देख कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी पत्नी रो रो कर अधमरी हुई जा रही है, पर उसे देखकर दया भी नहीं आ रही। मैं अपने घर का इकलौता कमाऊ इंसान था। मेरे बिना मेरे बच्चों और सीधी सादी बीवी क्या करेगी। इन सब की चिंता से मुक्त महसूस कर रहा हूँ खुद को। मैं इस दृश्य की त्रासदी से बिल्कुल आहत नहीं हूँ। धड़कन बंद होते ही दिल ने अपना काम करना छोड़ दिया। अब तो चाहकर भी दुखी नहीं हो पा रहा हूँ। सुकून की बात यह है कि सब कुछ देख और समझ पा रहा हूँ। बस महसूस करने वाली इंद्रियां मर गई। जीवित रहते इतनी वेदना सहता था कि हर पल बस यही कामना रहती थी कि अब मरूं, अब मरूं। काफी समय से कैंसर की पीड़ा भुगत रहा था। गत 1 वर्ष से शैय्याग्रस्त था। बीमारी के अंतिम पड़ाव पर बदन सूख कर कांटा हो गया था। कीमोथेरेपी से चमड़ी काली पड़ गई थी। दवाओं की शीशी चढ़ाने के लिए सुइयां घुसा घुसा कर नसें सूख गई। बाल नहीं रहे, मुंह में छाले पड़ गए। बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ पैर सुन्न हो गए थे। भोजन, पानी, लोग, दीवारें, बिस्तर, कंबल। मुझे कभी कभी देखने आने वाले लोग मेरे पेशाब की बाल्टी, खिड़की में रखा पानी का गिलास, अलमारी के ऊपर रखी आयुर्वेदिक दवाओं की डिब्बियाँ, दूसरे कमरे से आती टीवी की आवाज़ें, रोड पर चलते वाहनों का शोर, सब एक ही पायदान पर आ गए थे। किसी में भी भेद करना मुश्किल था। सजीव निर्जीव सब बराबर हो गया था। आंखें खुल रही थी और सांसें चल रही थी। बस आखिर 1 महीना सिर्फ पानी की कुछ बूंदों पर जिंदा रहा था मैं। न जाने कब से पेट में जमा किया हुआ छुटपुट ठोस मल में भी तब्दील नहीं हो पा रहा था। दुर्गति की पराकाष्ठा यह थी कि खांसने पर मुंह से और मल करने की चेष्टा से गुर्दों से बचा खुचा खून बाहर आ जाता। ऐसे बुरे समय में कोई क्या जीना चाहेगा, इसलिए जीने की इच्छा तो जीते हुए छोड़ दिया था। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक बार फिर स्वतंत्र हूँ मैं, सभी बंधनों से मुक्त। आह, मेरे घर वाले पिछले 1 घंटे से बिलख रहे हैं। सबके चेहरे पर थकावट है। मेरी बीवी तो लगता है बस अब बेहोशी हो जाएगी। मेरी वजह से पिछली कई रातें जागने व हर सुबह मेरी जड़ स्वरूप काया को देख देख कर आंखें थक गई थी। मुझसे बहुत प्रेम करती थी, पर क्या मुझे रोज इस हालत में पाकर मेरी मृत्यु की कामना न की होगी उसने। खैर, मेरे क्रियाक्रम के बाद अब जाकर वो चैन से सोएगी। 45 वर्ष की उम्र मरने के लिए कम होती है, पर दुनिया के हर परिवार की तरह मेरा परिवार भी संभाल ही लेगा खुद को। पहले ही क्या कम परेशान हुए वो आए दिन अस्पताल के चक्कर काटने में। महंगी दवाइयों के खर्च ने बची कुची कमर भी तोड़ दी। मैं अपनी जमा पूंजी को ऐसे नहीं गंवाना चाहता था। अच्छा हुआ जो समय पर मौत आ गई। मेरा क्रियाक्रम करके वापस लौट रहे थे सब। दोस्त, रिश्तेदार, समाज के लोग धीरे धीरे खिसक रहे हैं। बीवी रो रो कर आखिरकार सो गई। दोनों बेटियां फोन में शायद अपने दोस्तों को मेरी मौत की इत्तला कर रही हैं। काफ़ी देर से फ़ोन से दूर बैठी थी दोनों। सब्र टूट गया शायद। आखिरकार उठा ही लिया अपना अपना फ़ोन। सबसे छोटा बेटा रसोई में कुछ खाने को ढूंढ रहा है। सुबह से इस रोने पीटने में भूखे पेट बैठा है बेचारा।
जो करीबी रिश्तेदार हैं वे भी धीरे धीरे विदा ले रहे हैं। किसी के बच्चों की परीक्षा है तो किसी के ऑफिस में बड़ा काम। कोई मेरी वजह से पूरे दिन दुकान बंद रखने से हिचकिचा रहा है तो कोई वैसे ही बोर हो रहा है। मातम का माहौल भला किसे पसंद है? जो मर गया उसके जाने पर समय खराब करके भी क्या मिलेगा? लोग समझदार हो गए हैं। कम से कम मेरे घर वालों को मेरे अच्छेपन की याद दिलाकर उन्हें छाती पीटने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उनका खिसक लेना ही ठीक है। दुनियादारी के चक्कर में बेचारे मेरे घर वाले जबरदस्ती आंसू बहाने को मजबूर हैं। आदमी सामाजिक है कहने को समाज हमें एकता में बांधता है, पर सच्चाई तो यह है कि सामाजिक होने का सही मतलब ही औपचारिकता है। जैसे वे लोग जो एक समाज से जुड़े हैं वे दिल से उतने ही अलग हैं, तभी तो अंदर की भावनाएं कोई समझ नहीं पाता। हर भावना का प्रदर्शन करके दिखाना होता है, नहीं तो गम भी कोई प्रदर्शित करने की चीज है। 50 लोगों के बीच किसी अपने को खाने के गम में किसी अभिनेता की तरह चीखना चिल्लाना उस पूरी भावना को ही मलिन कर देता है, नाटक सा प्रतीत होता है। वैसे भी शाम हो गई, आज के लिए काफ़ी है इतना। अब बाकी के आंसुओं की किस्त कल भी देनी है। लगातार 12 दिनों तक गम बचा कर रखना है ताकि सामाजिक संतुष्टि के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पानी आंखों से गिराया जा सके। तो हाँ, ये तो बस मन को समझाने के तरीके हैं कि मरे हुए को जलाने के बाद उसकी आत्मा शांत हो जाती है। आत्मा तो उसी के आसपास रहती है जिसे वो बहुत चाहता हो। चलो घर का एक चक्कर लगा लो। मेरा दराज कितना साफ है, ये सोफ़ा जिस पर ऑफिस से आने के बाद चैन की सांस लेता था मैं। मेरा कुत्ता, इसे भी समझ आ गया है कि मैं अब नहीं रहा। कल रात से ही मायूस पड़ा है किसी कोने में। मेरी पेन्स का कलेक्शन कितना पसंद था मुझे, तरह तरह की कलमें जमा करना। मेरा चाय का कप, मेरी पसंदीदा शर्ट, मॉर्निंग वॉक वाला पार्क, मेरी शादी का एल्बम और मेरे बेडरूम में पड़ी ये मेरी अब भी चमचमाती मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण था वो। इससे जुड़ा हर एक दृश्य इतना जीवंत है आंखों में कि लगता है जैसे कल की ही बात हो। वैसे मरे हुए को भूलने के लिए 12 दिन तो बहुत होते हैं। संभावना है कि मेरे अपने कुछ महीनों में भूल जाएंगे मुझे, पर मेरा बसेरा यही है, इसी घर में, अपने कमरे के शोकेस में रखी इस ट्रॉफी में, तब तक जब तक इसे यहाँ से उठा कर कहीं फेंक न दिया जाए।